रहे हैं आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन का पहला सत्र शुरू हो गया है और दोपहर के 1:30 बजे तक यह सत्र चलेगा। इसके बाद सत्र का दूसरा हिस्सा दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और शाम को 4:45 पर खत्म होगा। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मंत्र ही दुनिया का पथ प्रदर्शक है और इसी की थीम पर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम रखी गई है और पहले सत्र की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत हुई और बड़ा अपडेट यहां पर यह निकल कर आया कि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के तौर पर स्वीकृति मिल गई है और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका जिक्र भी किया। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। पहले सत्र की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। दोपहर 1:30 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल साउथ के देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, इसके अलावा ऊर्जा और फूड सिक्योरिटी के बारे में भी बातचीत होगी। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। पहले सत्र की बैठक वन अर्थ इस थीम पर हो रही है जो 1:30 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ पहले सत्र की शुरुआत हुई और ग्राफिक्स के जरिए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से विश्व लीडर्स भारत मंडपम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फिर अपने संबोधन में अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य घोषित करने के बाद अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि को उनका स्थान ग्रहण करने के लिए कहा और उसके बाद औपचारिक तौर पर कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है उसकी शुरुआत हुई है। दोपहर 1:30 बजे तक ये पहले सत्र की बैठक चलेगी और दूसरी बैठक दोपहर 3 बजे से 4:45 तक चलेगी। 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन भारत में यूं ही आयोजित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। विश्व भर से तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई एक्सीलेंसीज यहां पर पहुंची हुई हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लीडर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस वक्त राजधानी दिल्ली में शिरकत कर रही हैं। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और वासुदेव कुटुंबकम की थीम के साथ यहां पर मेजबानी करने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को
नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। और G20 समिट को लेकर औपचारिक बैठक पहले सत्र की शुरू हो चुकी है। पल पल का अपडेट G20 से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन खबरों को आगे बढ़ाएंगे और गुलमर्ग से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां सेना की डैगर डिवीजन द्वारा 2 दिवसीय गुलमर्ग महोत्सव की शुरुआत हुई है। टंगमर्ग से तिरंगा रैली के साथ महोत्सव का आगाज हुआ। डैगर डिवीजन के GOC ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पहले दिन गुलमर्ग में अलग अलग कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल समेत अन्य कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस फेस्टिवल में सूफी संगीत, मिनी मैराथन, घुड़दौड़, ATV रेस और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। फेस्टिवल का मकसद गुलमर्ग में पर्यटन को बढ़ावा देना है। जी, हम तो इसका हिस्सा बने हैं, लेकिन सर हम तो खुद परेशान है अभी, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारा काम जो पड़ा है वो पूरा ठप पड़ा है। हम शुक्रगुजार है आर्मी के सीओ के साहब को, इसने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रखा है, इसकी वजह से टूरिज्म आगे से बढ़ेगा सर यहाँ पर, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जो है हमारा पूरा काम बंद पड़ा हुआ है सर। तो आज तिरंगा रैली में आप हिस्सा ले रहे हैं? जी, हमारी तो बहुत खुशी है सर। आज हमने इसमें हिस्सा लिया, हम तो इसमें बहुत खुश है सर। हम तो चाहते हैं और भी ये प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ने चाहिए, टूरिज्म बढ़ाना चाहिए सर यहाँ पर। सर देखिए, आपको पता है ये गुलमर्ग एरिया जो है पूरा डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा ही फायदा है। जितना टूरिस्ट बढ़ेगा उतना फायदा हमारा है। आप देखा है गुलमर्ग पूरा बुकिंग रहती है। अब यहाँ पे ये होगा, जब ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा तो लोगों के घरों में भी टूरिस्ट रुक सकते हैं, उससे भी हमारी इनकम बढ़ सकती है सर। आज आर्मी की जानिब से जो फौज की टिकट डिवीजन है उनकी जानिब से गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। GOC ने टंगमर्ग से ही तिरंगा रैली से इसका आगाज किया, हरी झंडी दिखाकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये रैली है और ये टंगमर्ग से बराबर गुलमर्ग पहुंचेगी ये रैली। और इस तरह टिकट डिवीजन के जो GOC है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है, आगाज किया है। आप देख सकते हैं ये ATV बाइक्स जो है यहाँ पे ऑल टेरियन व्हीकल्स जो है, और इनके जरिए से ये जो यहाँ पे तिरंगा रैली है उसको यहाँ टंगमर्ग से बाकायदा तौर पे ये गुलमर्ग पहुंचेगी। और काफी तादाद में नौजवान जो है तिरंगा लिए हुए इन ATV बाइक्स पे यानी गुलमर्ग की तरफ रवाना हैं। और इस तरह यहाँ इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें, और ज्यादातर टूरिज्म को बढ़ावे के लिए, टूरिज्म के फरोग के लिए गुलमर्ग में हर साल ये इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं, ताकि एक तो मुकामी लोगों को रोजगार के वसाइल बढ़ेंगे और दूसरा सयाहत जो है मुल्क भर के सयाह, दुनिया भर के सयाह, उनको ज्यादा से ज्यादा गुलमर्ग की तरफ रागिब किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और खबर राजौरी से, जहां के जल शक्ति विभाग ने 20 साल पहले राजौरी के चिखली गांव में एक डाकवेल बनाया था, जिसका उद्देश्य गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। लेकिन इस टंकी से कुछ ही घरों में पानी की आपूर्ति की गई और बाकी घरों को पाइप का इंतजार है। आज तक जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति यहां पर पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। हमें इस टैंक का कोई बेनिफिट नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा। हम इधर पास में हमारा कभी कभी इतनी ज्यादा गर्मी तेज होती है कि हमारा बावड़ी का पानी है जो खत्म हो जाता है।
फिर हमें जाना पड़ता है 10-15 किलोमीटर दूर चल के पैदल पानी लाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में भी भेजते हैं, तो कैसे एक औरत पति घर में नहीं होता, काम पे होते, हर रोज आदमी घर थोड़े रहते हैं। पानी जो है औरतों को ही लाना पड़ता है घर का काम। तो क्या करें, हम पानी इतने दूर से कैसे लाएं? इनको बोलो कि अगर ये टैंक है तो हमें पानी जो है इधर पास में हमें जाना चाहिए। पानी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी चाहिए हमें टैंक से टूटी लाने चाहिए। तो पानी ऐसे दरिया दूर है, दरिया चढ़ी ना सकने ना कुछ, तो बावली है, बावली सूखी जानी है, तो क्या करें? निके निके बच्चे छोड़ी पानी ऐसे ही तो कौन लबना ना कुछ, तो निके निके बच्चे छोड़ी तो बावली रोना बिना ना बावली टैंक दूर है, दरिया है, दरिया में किस तरह बंदा चढ़ा है? पानी ऐसे पार रखना चाहिए। इतना ऐसे पानी यूज होना चाहिए ना, सारी दुनिया पीनी है तो पानी ऐसे ना टूटी है ना कुछ भी, ऐसे इतने परेशान है, ऐसे को पानी नहीं मिलता इधर। इनको बोलते हैं आ जाओ आगे से बात करो, हमारे को क्या बोलते? अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको बोलो कि हमें 1 गिलास पानी यहाँ से दो। अभी है ना, बोलते हैं हमें, बोलते हैं कि देंगे नहीं, ये यहाँ से नहीं दिया जाता, दरिया है, नाला है, आप आगे चले जाओ, आगे जाके पेश हो। डीसी के पास भी गए लेकिन कुछ नहीं हमारा हुआ, बहुत बार गए हम। सरकार ने एक टैंक पानी का बनाया, लेकिन फिर भी लोगों को पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। लोगों के घरों तक पाइप से पानी भी नहीं पहुंच रहा है, और जब ये लोग खुद इस टैंक पर आते हैं पानी लेने के लिए, तब भी इनको जो है यहाँ से पानी मुहैया नहीं होता है। कितनी बड़ी लापरवाही है जल शक्ति महकमा की, जो कि लोगों को पानी देना इनकी ड्यूटी है, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा, और लोग जो इस पूरे एरिया के लोग हैं इस गर्मी के मौसम में काफ़ी परेशान हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूर दराज गाँव से मैं शक्ति शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नालागढ़ से खबर देंगे, जहां के बेला मंदिर गांव में एक कंपनी को 150 बीघा जमीन लीज पर दिए जाने को लेकर गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कंपनी यहां केमिकल बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है, जिसका असर हम पर पड़ेगा। ग्रामीणों ने कंपनी में जहरीला केमिकल बनाने को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बारे में कंपनी के प्रबंधक कुलभूषण का कहना है कि उनकी कंपनी में किसी भी प्रकार के केमिकल का निर्माण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी में चावल एवं मक्की से एक ऐसा तेल तैयार किया जाएगा जो कि पेट्रोल के रूप में पूरे देश में इस्तेमाल होगा, और ये ग्रीन प्लांट है, और न ही इस प्लांट में किसी भी प्रकार का केमिकल बनेगा, न ही किसी को इस निर्माण से कोई नुकसान आगे होगा। मेरी तो यही गुजारिश है, मेरी बात जो है लोकल प्रशासन से भी हुई। पिछले 2 दिन पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री हरिनाम शांडिल जी भी आए थे, और त्रासदी में जो हमारी पंचायतों को, पहाड़ी पंचायतों को नुकसान हुआ है, उसके नुकसान का मुआयना करने आए थे। तो सभी लोग जो है यहाँ से, इन्हीं गाँव के लोग जो है इकट्ठे होकर कुछ 100-200 लोग उनको मिले, और इन्होंने अपनी बात उनके समक्ष रखी, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस चीज को माना कि ये प्लांट जो है वो आने वाले समय में जो है वो हैजर्डस, लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी और कहा कि मैं कैबिनेट में भी इसके बारे में सरकार से भी बात करूंगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे प्रशासन के लोग, हमारे पोल्यूशन विभाग के अधिकारी, सभी लोग जो है आज ये जो प्रोटेस्ट है इसमें सभी लोग इनको कन्विंस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, अगर टेक्निकल टीम इनकी इस प्लांट के जो एमडी हैं उनके पास है तो वो लोगों को बताएं, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक करें कि यहाँ पे क्या बनने जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या। तो इसलिए आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है एमडी साहब की वेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है एमडी साहब आएंगे और अपना वो भी टेक्निकल टीम के साथ अपना पक्ष रखेंगे, और कल को हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारे, चाहे एसडीएम साहब है, एडीएम साहब है, डीसी साहब है, सब लोग इन्वॉल्व हों, और सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बाद एक जिम्मेवारी जो है वो फिक्स की जाए, और इसमें बैठ के कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जाए। पहली बात तो सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ पे कोई केमिकल और चीजें नहीं बन रही हैं जिनकी वजह से लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। ये टोटली जो है मतलब कि बायोफ्यूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, बायोफ्यूल जो मोदी की एक पॉलिसी है कि बाहर से डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो बाहर से कच्चा तेल डॉलर से हम मंगाते हैं वहां पे करके। जो इंडिया में हम बायोफ्यूल की बात कर रहे थे, काफी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे अपना जो साधन है, साधन में मतलब ये है कि जो आजकल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसमें ग्रेन बेस्ड जो है आजकल हम बायोफ्यूल का लेके आ रहे हैं। इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल? सर इसमें जो रॉ मटेरियल है आपका राइस है,
दूसरा है मक्का है। 2 चीजें मतलब कि इसमें जो है इसका रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में इसके मतलब कि ओनली ये बायोफ्यूल ही नहीं निकलता है, इसके साथ में आपका जो है DDGS निकलता है इसमें, जो डिस्टिल्ड ड्राइड जो है आपका प्रोडक्ट निकलता है, जो उसको हम कैटल फीड में यूज करते हैं। दूसरा उसके अंदर प्रोटीन होता है, 45% होता है। तीसरा इसके अंदर हम कहते हैं इसके साथ में ड्राई आइस निकलती है, जो हम मतलब कि जो ड्राई आइस है जो हम मतलब कि मेडिकल में यूज करते हैं सारी जगहों पे करके। तो जो बेस इसका है वो है टोटली जो है ग्रेन बेस्ड है। ग्रेन में आपका ब्रोकन राइस हो गया और मक्का हो गया। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट के लिए कोई ऐसा केमिकल यूज नहीं करते हैं जिससे लोगों को, आसपास के लोगों को हार्मफुल पहुंचे। दूसरा, इंडिया में ऐसे सैकड़ों प्लांट हैं जो सिटी के अंदर लगे हुए हैं, और लोग बाग इसको, सरकार भी है इसको अप्रिशिएट कर रही है, जो आसपास के लोग हैं वो भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो समझदार हैं, जो मतलब कि न्यू जनरेशन है। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बारामूला पलहालन में ड्रग डीलर गिरफ्तार, उसके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं की गई जब्त। पलहालन मोड़ से किया गया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रामबन में निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर लेथपुरा अवंतीपुरा में पदयात्रा। जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन। यात्रा में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 1 दिवसीय उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य समझना था स्टार्टअप इकोसिस्टम को। टनमर्ग के चांडाल वर्णिगाम में पानी की कमी, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेना ने पानी के टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया। जम्मू कश्मीर ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। रामबन जिले से आपको खबर देंगे, जहां के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है और स्कूल भवनों तथा शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी मिडिल स्कूल भुरनद में 214 गरीब बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पा रही है। मध्य विद्यालय द्वारा दिए गए तंबू और टीन शेड में ये स्कूल संचालित हो रहा है। मेरा नाम राहिला है और हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है। हमारी स्कूल बिल्डिंग आनी चाहिए यहाँ पर। ना हमें ग्राउंड है, ना हमें कुछ भी नहीं। हमें 8 क्लास है, हमें 4 टीचर है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और आर्मी वाले ने टैग दिया है और बारिश में यहाँ भी बारिश आती है। हम ट्रेल भरते हैं सुबह और बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। और यहाँ से इंसान भी चलते हैं, सब जानवर भी चलते हैं, सब चलते हैं यहाँ से। हमें आगे कुछ पढ़ना है। हम जब यहाँ नहीं पढ़ेंगे फिर कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ हमें सीखना है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना हमें टीचर है, 8 क्लास से कुछ भी नहीं। बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर आप ही बताओ हम क्या करें? सर छाता पकड़ के रखते हैं सर बारिश में। सर अगर ज्यादा बारिश आती है सर फिर हमें 6 तक छुट्टी रखनी पड़ती है। सर मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें एक बिल्डिंग दे। यूपीएस भरना सर, 2 कमरे सर, उसमें एक में एसिड लेप है सर। एक कमरा है उसमें 214 लड़के से कैसे बैठ सकते हैं सर? ग्राउंड भी नहीं है सर, खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है सर। 8 क्लास सर, 1 क्लास अंदर बैठते सर, 2 क्लास अंदर बैठते सर, 1 क्लास इधर सर, बाकी बाहर बैठते हैं। आपने कंडीशन देखी कि इसमें ग्राउंड है,
कमरा एक है, बाकी जितने भी क्लासें हैं अब बाहर धूप में पड़ रही हैं। ये फौज की तरफ से इनको टेंट मिला, हर साल देते हैं, पिछले साल भी दिया है, तो इसमें बच्चा गुजारा करते हैं। और यहाँ के गरीब आवाम हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दें। लेकिन ये गरीब बच्चों के, गरीब बापों के मतलब औलाद बच्चे हैं जो यहाँ स्कूल में एडमिशन, बच्चों की तादाद जो यहाँ स्कूल में 200-250 से ऊपर है, लेकिन रहने के लिए क्लास में कोई क्लास कमरा नहीं है, रूम नहीं है, कहीं बाहर बैठे हुए हैं। और यहाँ आप खुद ने आपने जायजा देखा, यहाँ से जो रास्ता है ये स्कूल के बीच में है, स्कूल के इसमें सहन से है, यहाँ से हर कोई जानवर जाता है, कभी मतलब यहाँ घोड़े जितने भी चीज आते हैं यहाँ से जाते हैं, आदमी जाता है, गाय भैंस सब कुछ। पीछे से मक्की लगी हुई है और यहाँ हर वक्त बालों का खतरा रहता है। आपने इसकी कंडीशन देखी, आप मीडिया के वसाते से सबको दिखाएं और खासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को आप उनसे हम भी गुजारिश करते हैं कि आप वो यहाँ इसका जायजा लें। ये बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ इतनी गुर्बत है, हमारे इस एरिया में अभी तक कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। हमारा जो स्कूल है तकरीबन 30-40 साल पहले ये बिल्डिंग बनी, इसको हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, और जिससे यहाँ पे 8 क्लासें होते सर, तो एक क्लासरूम में यहाँ खेतों में बच्चे हैं। और यहाँ आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने जो हमें एक टेंट अभी दिया है, कुछ चंद महीने तक देते और बाद में वापस लेते। तो सर बहुत यानी सबसे बहुत जो हमारी परेशानी है बच्चों के लिए सर, हमें यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो अवेलेबल नहीं है कि हमारे बच्चे सफ़र करें। और उसके बाद सर स्टाफ की भी बहुत कमी है सर। इसके लिए भी हमने जेडीओ साहब से बार इल्तिजा की, बार इंफॉर्मेशन दी, हम गए, फ़ोन पे बात हुई, लेकिन सर हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी। जहां आजकल जो मौजूदा सरकार है, जनाब हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वज़ीर आज़म हिंद, आजकल जो हमें दावा कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन सर आज भी हम इन बुनियादी सहूलतों से महरूम है सर। 4 टीचर है सर, यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि 4 टीचर 8 क्लासों को कैसे सर। तो इससे पहले भी वहाँ पर 1-2 बार जो अमाउंट आया था वो वापस चला गया, ड्यू टू लैंड जो नहीं है वहाँ पर। तो अब इंशाल्लाह अभी हमने एक लेटर डाली हुई थी कि हर एक को बताया था कि कहाँ पर कौन सी कमी है, तो हम GPR बना रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ पर उस स्कूल की तो यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जमीन अवेलेबल नहीं है सर। वहाँ तो मैं वैसे खुद भी चली गई वहाँ पर, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। गाँव का रास्ता भी वहाँ से है और ग्राउंड बिल्कुल कम है वहाँ पर। लेकिन वो हम जो कंसर्न हेडमास्टर है उनसे हम ये कर देंगे, उनको रेगुलेशन डालनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम अपने हायर अथॉरिटी को ये अप्लाई कर देंगे, तो उनकी ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम हल करेंगे। वहाँ पर रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन टीचर जो है वहाँ पर सैंक्शन 5 पोस्टें हैं, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है 5 की 5 इस वक्त खिलाफ है। उसमें से जनरल लाइन 3 टीचर, तो 2 वहाँ पर है इस वक्त प्रेजेंट, मतलब जो काम कर रहे हैं। तो एक वहाँ से अभी मतलब जो रिटायर हुए हैं, तो और है वहाँ पर टीचर ग्रेड 2 पोस्ट है, दोनों के 2 इस वक्त फंक्शनल है। लेकिन जो वहाँ से रिटायर हुए हैं टीचर और जो चले गए हैं उसके बदले भी एक टीचर आया हुआ है, और जो रिटायर हुए हैं उसके बदले भी हमने फिलहाल एक स्कूल क्लस्टर बनपुर से वहाँ पर एक टीचर भेजा है वानीपोरा से। तो टीचर की मुझे लगता है कोई वहाँ पर कमी नहीं है। हाँ, ओवरऑल रोल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सैंक्शन जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। और इस बीच राजधानी शिमला से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने की कोशिशें अब की जा रही हैं। शिमला में पहली बार फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। 12 से 15 अक्टूबर तक ये आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये फेस्टिवल होगा। आपको बता दें, पर्यटन विभाग और द ग्लाइन संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेगा। फ्लाइंग फेस्टिवल को लेकर रिज मैदान पर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है, और इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश विदेश से करीब 200 प्रतिभागी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, जरा डिटेल्स में बताएं कि ये क्या है फ्लाइंग फेस्टिवल, जिसका आयोजन 12 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, और क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी इस हवाले से मिल पाई है? रणबीर, जिस तरह से इस आपदा में हिमाचल को नुकसान हुआ है और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, तो अब उसको रिवाइवल को देखते हुए अब जो पर्यटन इंडस्ट्री है उसको पटरी पर लाने के लिए अलग अलग प्रयोग जो है न केवल टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है, पर्यटन निगम कर रहा है, और इसके जो निजी क्षेत्र है उनकी भी मदद यहाँ पर दी जा रही है। तो इसी को देखते हुए शिमला में
जो फ्लाइंग फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जा रहा है और ये जानकारी दी गई है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फ्लाइंग फेस्टिवल होगा और अपनी तरह का ये शिमला का पहला फ्लाइंग फेस्टिवल है। जुनगा में जो है इस फेस्टिवल का आयोजन होगा और 6 से 8 मिनट का जो है इसमें फ्लाई टाइम है जो पैराग्लाइडिंग होनी है और उसमें एक जो है प्रतियोगिता भी रखी गई है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो पैराग्लाइडर्स हैं वो हिस्सा लेंगे और अभी तक करीब 200 प्रतिभागियों ने इस फेस्टिवल के लिए आवेदन किया है और इसमें अभी तक जो जानकारी है कि ज्यादातर इसमें जो है हिमाचली हैं और इसका मकसद यही है कि इस फेस्टिवल के जरिए देश विदेश के जो सैलानी हैं उनको आकर्षित किया जाए और जो नई साइट जो विकसित होनी है, हालांकि कोई ऐसी बड़ी साइट शिमला में नहीं है पैराग्लाइडिंग साइट और इसको देखते हुए कुछ और साइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। जिस तरह से राज्य सरकार जो है लगातार ये कहते हैं कि बिल्कुल रणबीर, यानी राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि पर्यटन उद्योग को जल्द से जल्द पटरी पर वापस लाया जा सके और भारी मात्रा में यहां पर टूरिस्ट की आमद जो हमेशा से रहती थी उसे वापस लाया जा सके ताकि पर्यटन को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में पंख लग सके। रणबीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और इसी के साथ न्यूज 18 JKLH की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।